चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं साल के सबसे बड़े खगोलीय नजारे की खबर के साथ। आपको बता दें कि आज पूर्ण सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन आपको पहले यह भी बता दें कि भाई भारत में नहीं दिखाई देने वाला है। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत उत्तरी रूस से होगी और सूरज पर चंद्रमा की छाया आगे बढ़ते हुए ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन से होकर पुर्तगाल के उत्तरी पूर्वी हिस्से तक पहुंचेगी। स्पेन में ओवीडो से लेकर मलोरका द्वीप तक लोग इस अद्भुत नजारे के गवाह बनेंगे। स्पेन में ग्रहण सूर्यास्त से ठीक पहले दिखाई देगा। बरगोस शहर में करीब 1 मिनट 48 सेकेंड तक दिन में ही रात जैसा नजारा दिखाई देगा। रूस और ग्रीनलैंड के कुछ हिस्सों में भी पूर्ण ग्रहण की अवधि 2.5 मिनट से कम रहेगी। हालांकि पूर्ण सूर्य ग्रहण कुछ देर का होगा, लेकिन आंशिक सूर्य ग्रहण करीब 1 घंटे 45 मिनट तक देखा जा सकेगा। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों के अलावा कनाडा, अमेरिका के उत्तरी हिस्सों और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में लोग आंशिक ग्रहण देख सकेंगे। भारत में सूर्य पर ग्रहण की ये छाया नहीं दिखाई दे रही, तो सूर्य ग्रहण पर केवल लोगों की ही नहीं, साइंटिस्ट की भी नजरें टिकी हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस मौके को एक बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रही है। नासा अपने हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च जेट WB-57 और वैज्ञानिक गुब्बारों की मदद से चंद्रमा की छाया का पीछा करेगा। Eclipse, the science team is looking for data based on the eclipse and the corona of the sun. My role is to basically get the aircraft into the correct piece of airspace and in the timing correctly so that we can actually get as much totality so they can grab as much data they can from that. गुजरेगी, जबकि यूरोप और उत्तर पश्चिमी अफ्रीका के कई हिस्सों में आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। Et c'est trop dommage pour quelques secondes. Vaut mieux ne pas regarder du tout plutôt que de perdre sa vue. का घर बसाने की तैयारी तेज हो गई है। अब इस मिशन में भारत भी अमेरिका के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारत की इसरो को अपने मून बेस्ड प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है, यानी कि आने वाले वक्त में चांद पर बनने वाले इंसानी ठिकाने में भारत की भी एक अहम भूमिका हो सकती है। ये बड़ा न्योता 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु में हुई भारत अमेरिका सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में दिया गया। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक कामयाबी के बाद भारत की बढ़ती स्पेस ताकत का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। और नासा का ये न्योता सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि चांद पर भारत की बढ़ती ताकत की बड़ी पहचान है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर दुनिया को भारत की क्षमता दिखाई थी। अब उसी कामयाबी के बाद अमेरिका भारत के साथ चांद की अगली बड़ी छलांग लगाने को तैयार है।
नासा का मून बेस प्रोग्राम इंसानों को चांद पर लंबे वक्त तक रहने और काम करने की दिशा में बड़ा कदम है। इसरो की एंट्री से भारत अमेरिका की स्पेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयां मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अब आपको बताते हैं दरअसल क्या है मिशन मून। नासा अब चांद को सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि ऐसी जगह बनाना चाहता है जहां इंसान लंबे समय तक रह सके और काम कर सके। इसके लिए मून बेस को धीरे धीरे तैयार किया जाएगा। ये मून बेस भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का होम बेस होगा। यहां रहकर वे चांद की जमीन, चट्टानों और वहां मौजूद संसाधनों पर रिसर्च करेंगे। रोवर और मोबाइल लैब की मदद से वे दूर के इलाकों तक भी पहुंच सकेंगे। नासा ने मून बेस के लिए चांद के साउथ पोल को चुना है। यहाँ कुछ जगहों पर लंबे समय तक सूरज की रोशनी मिलती है, जबकि कुछ अंधेरे में रहने के वाले क्रेटर्स में बर्फ मिलने की संभावना है। बिल्कुल, इंसानों के लंबे समय तक चांद पर रहने से वैज्ञानिक ज्यादा सैंपल जुटा सकेंगे, ज्यादा प्रयोग हो सकेंगे और इससे चांद की सतह और वहां मौजूद संसाधनों को बेहतर तरीके से समझने में मदद भी मिलेगी और नई अंतरिक्ष तकनीकों का परीक्षण भी होगा। नासा का लक्ष्य सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं है। मून बेस पर विकसित होने वाली रहने, बिजली, रोवर, संसाधनों के इस्तेमाल और सामान पहुंचाने जैसी तकनीकें भविष्य में इंसानों को मंगल तक भेजने में भी काम आएंगी। और देखिए, मून बेस मिशन नासा इसरो के साथ साथ इसरो को न्योता क्यों, चलिए समझते हैं इसको। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसके साथ भारत साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इससे इसरो की सटीक लैंडिंग कराने की क्षमता पूरी दुनिया के सामने साबित हो गई। चंद्रमा का साउथ पोल बेहद कठिन इलाका है। यहाँ पर जमीन ऊबड़ खाबड़ सी होती है, तापमान बहुत कम होता है और कई जगहों पर लंबे समय तक सूरज की रोशनी नहीं जाती। चंद्रयान 3 की सफलता से भारत को इस मुश्किल इलाके में काम करने का खास अनुभव भी मिला। और विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की और उसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर चला। दोनों ने करीब 14 दिन यानी 1 लूनर डे तक वहां की मिट्टी, तापमान और आसपास के वातावरण से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई। भविष्य में अगर चंद्रमा पर इंसानों या लंबे समय तक काम करने वाले सिस्टम को भेजना है तो वहां के हालात की सही जानकारी जरूरी होगी। चंद्रयान 3 से मिला भारत का अनुभव ऐसे ही भविष्य के मून बेस मिशन में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए अब समझते हैं कि चंद्रमा का साउथ पोल आखिर इतना खास क्यों है। दरअसल चंद्रमा अपनी धुरी पर जिस तरह झुका हुआ है उसकी वजह से साउथ पोल के कुछ हिस्सों में सूरज की सीधी रोशनी लगभग पहुंच ही नहीं पाती है। यानी कि वहां ऐसे इलाके हैं जो अरबों साल से बेहद ठंडे और अंधेरे बने हुए हैं। चांद के अंधेरे और ठंडे इलाकों में इंसान की दिलचस्पी इसलिए भी है कि यही लगातार छाया वाले इलाके चंद्रमा के ऐसे हिस्से हो सकते हैं जहां पर पानी की बर्फ लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है। बिल्कुल, आपको बता दें कि चांद के साउथ पोल पर वैज्ञानिकों को बर्फ मौजूद होने के मजबूत संकेत मिले हैं, खास करके उन गड्ढों में जहां पर सूरज की रोशनी पहुंचना बेहद मुश्किल है। साइंटिस्ट को लगता है कि चांद के साउथ पोल पर यही बर्फ आगे चलकर पानी और ऑक्सीजन का जरिया बन सकती है। अगर भविष्य में इंसान चंद्रमा पर लंबे समय के लिए रहने का बेस बनाता है तो बर्फ और पानी इंसानों के काम आ सकते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल वाले इलाके में सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रचा था। उसके बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमकर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारियां जुटाई थी। जुलाई में बारिश ने जो कसर छोड़ी थी, अगस्त आते ही उसकी भरपाई शुरू हो गई है। देश के तमाम हिस्सों में आसमान से पानी बरस रहा है। कहीं झमाझम तो कहीं लगातार बारिश का दौर जारी है। नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बारिश ने जनजीवन की रफ्तार भी थाम दी है। यानी मॉनसून अब अपने पूरे रंग में नजर आ रहा है। बिल्कुल, मौसम का ये मिजाज अभी थमने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला भी जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत में अच्छी बारिश भी हो सकती है। देखिए, अगस्त के महीने में मानसून ने तेवर दिखाए तो दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्य बरखा बहार से खिल उठे। दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दी है और अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल भारत में मानसून के 2 एक्टिव सिस्टम काम कर रहे हैं। इनमें से एक मध्य प्रदेश के पास है तो दूसरा बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव है।
आने वाले कुछ दिनों में ये सिस्टम कम दबाव के क्षेत्रों में तब्दील हो जाएंगे और इससे देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश के आसार हैं। आने वाले 24 घंटे में 2 रहने वाले हैं। पहला तो पूर्वी भारत और दूसरा उत्तर पश्चिम भारत के साथ साथ जो से लगा हुआ मध्य भारत और गुजरात का जो क्षेत्र है। इस मैप से भी आप देख पा रहे होंगे, चूंकि ये लो प्रेशर यहाँ पे है तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर वर्षा का प्रमाण ज़्यादा रहेगा। राजस्थान, खासतौर से पूर्वी राजस्थान और गुजरात रीजन, यहाँ पर भी जो है अच्छी खासी वर्षा आज होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत में 1-2 दिन की बारिश के बाद एक बार फिर मानसून की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगेगा। हालांकि बारिश का ये ठहराव कुछ ही दिनों का होगा। 15 अगस्त के बाद एक बार फिर इन राज्यों में तेज बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल मध्य भारत में बादल अच्छी मानसून बारिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहाड़ों के लिए क्या होता है, हमारे पास अभी एक पश्चिमी विक्षोभ भी है जो कि पाकिस्तान के आसपास काम कर रहा है और यहाँ से जो मानसून ट्रप उसका भी एक्सटेंशन, वर्टिकल एक्सटेंशन काफ़ी अच्छा है, यानी मानसून ट्रप एक्टिव कंडीशन में देखी जा रही है और जिसका जो विस्तार है 1 से 1.5 किलोमीटर तक वर्टिकली ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। तो इसकी वजह से पश्चिमी विक्षोभ की वजह से और जो पूर्वी हवाएं जो यानी कि बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से जो मॉइस्चर जा रहा है, नमी जा रही है, ये यहाँ से भी मॉइस्चर जा रहा है और अरब सागर से भी जा रहा है। तो कुल मिला के जो ये वाला पॉकेट्स है, खासतौर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर जो है वर्षा देखी जा रही है। तो ये दोनों कारण बन रहे। मैदानों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में भी इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ दूसरे पहाड़ी राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश कुछ चुनौतियां लेकर भी आ सकती हैं। अनमोल बाली, गुड न्यूज टुडे। लेकिन भाई दिल्ली में तो धूप खिलाई आज, है ना। हम कल भी ये बोल रहे थे ना कि आज भी बारिश कल हालांकि बारिश हो रही थी लेकिन वो ह्यूमिडिटी भी बहुत थी। आज भी हो गई ह्यूमिडिटी। मुझे लग रहा है वापस से वो बारिश हो जाए फिर से। थोड़ी परेशानी तो हुई थी पर मजा तो आया था। हवा ठंडी चल रही थी। बहुत अच्छा। और वैसे 16 तारीख तक प्रेडिक्शन था दिल्ली एनसीआर में। आई डोंट नो आज धूप कैसे खिलाई, लेकिन कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वहाँ पर अभी भी मौसम बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। बरखा बहार से वादियां हरी भरी हो गई हैं। गर्मी उमस से आजिज आ चुके लोगों का दिल बारिश की बौछारों ने खुश कर दिया। लेकिन पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से कुछ चुनौतियां भी हैं। आपको बता दें खास करके हिमाचल प्रदेश में मानसूनी बौछारें एक बार फिर से अच्छा खासा वहां पर बरस रही है। हालांकि कई मध्यम तो कहीं पर भारी बारिश हो रही है, इसलिए मौसम विभाग ने भी कहीं येलो तो कहीं पर रेड अलर्ट दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश में बारिश के मौसम का सूरत हाल आज से आने वाले कुछ दिन के लिए कैसा हो सकता है। अगस्त महीने में मॉनसून पूरे वेग में है। देश के कई राज्यों में पड़ रही बरखा बहार दिलो दिमाग को तरोताजा कर दे रही है। ऐसे में पहाड़ी राज्यों में रहने वाले लोग भी इन दिनों मानसूनी बौछारों का आनंद ले रहे हैं। खासकर हिमाचल प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां दोबारा तेज होती नजर आ रही हैं। कुल्लू, मनाली, शिमला, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर जैसी कई और जगहों के आसमान में काले बादलों का डेरा है तो कहीं कोहरे का भी चारों तरफ बसेरा है। इस बीच बरखा बहार का दौर हरी भरी वादियों को मानो नई जान दे रहा है। कुल्लू से होकर बहने वाली ब्यास और पार्वती नदियां उफान पर हैं। बारिश यहाँ भी रह रह कर हो रही है। पूरी घाटी बादलों से छाई है। तो मनाली में भी मानसून की सक्रियता कुल्लू जैसी ही बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ जिलों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। विभाग ने जानकारी दी है कि 12 और 13 अगस्त को बारिश की तीव्रता में थोड़ी कमी आएगी। वहीं इसी दौरान चंबा, कांगड़ा और मंडी में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि 14 से 16 अगस्त के दौरान वेदर सिस्टम दोबारा मजबूत होगा, जिससे पूरे हिमाचल में मानसूनी एक्टिविटीज बढ़ेंगी। खासकर 14 और 15 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में भी भारी बारिश का नया दौर देखने को मिल सकता है। इसलिए इस दौरान भारी बारिश का अलर्ट भी है। इसी तरह से मॉनसून 16 अगस्त तक पूरे हिमाचल में सक्रिय रहने वाला है। फिलहाल तो ये मानकर चलिए कि आने वाले दिन हिमाचल प्रदेश में मॉनसून फुल एक्टिव मोड पर रहेगा। यही वजह है कि मौसम विभाग के साथ ही प्रशासन ने भी इन मौसमी हालातों को देखते हुए ही लोगों के लिए सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी देखिए, जो हमारे मेजर रिवर्स हैं, प्रमुख नदी नाले, यहाँ पे आपका जो वाटर लेवल है वो अचानक से राइज कर सकता है और इसलिए
जनता से ये अपील है कि अभी वाटर जो सोर्सेज उसके आसपास ना जाएं, और जो हमारे क्षेत्र हैं सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे लो क्लाउड्स के चलते जो विजिबिलिटी है काफ़ी कम रहेगी। तो जब भी आप अगर ट्रैवल करते हैं तो उसमें ध्यानपूर्वक ट्रैवल करें। और कुछ एक क्षेत्र है जहाँ पे हमारे लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं, तो जो अगर ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं तो जो स्टेट गवर्नमेंट से जो प्रेजेंट रोड कंडीशन है उसके बारे में मालूम करके अपना ट्रैवल प्लान करो। अभी अननेसेसरी जो ट्रैवल है वो अभी प्लान ना करें। जाहिर है हिमाचल प्रदेश में 16 अगस्त तक फुल मोड में रहने वाला मौसम जहां सावन की खुशियों वाली सौगात ला रहा है, तो वहीं कुछ जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावित चुनौतियों को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसलिए हमेशा की तरह एहतियात बरतते हुए ही सावन की इन मानसूनी बौछारों का आनंद लिया जाए। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस तरह से मानसून पूरे पीक पर है, ऐसे में पूर्वोत्तर राज्य असम बाढ़ से जूझ रहा है। वहां लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। ऐसे में प्रभावितों की मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े हैं। बॉलीवुड की दुनिया से भी कई हाथ मदद के लिए आगे आए हैं। जी हाँ, देखिए ऐसी बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी हैं। मुंबई की सड़कों पर हजारों की संख्या में जुटे लोग एकता मंच के बैनर तले असम बाढ़ प्रभावितों के लिए पैसा जुटा रहे हैं। अब खास बात यह है कि लोगों के साथ इस शानदार पहल में पम्मी के नाम से मशहूर एक्ट्रेस अदिति पोंडकर भी शामिल हुई। असम में बाढ़ की वजह से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, कई जाने गई हैं। ऐसे में मुंबई की सड़कों पर एक भव्य रैली लोगों द्वारा निकाली गई है, जो कहीं ना कहीं मदद का हाथ बढ़ाते हुए हर दुकानों पर हर लोगों से कुछ इस तरीके से डोनेशन ले रहे हैं और ये सारी चीज़ें मदद में लगाई जाएगी बाढ़ पीड़ितों के लिए। खास बात ये है कि पम्मी का किरदार निभाने वाली अदिति इस समय हमारे साथ है और उन्होंने भी ज्वाइन करा है के भारत हम भारत। कैसा क्या कहेंगे आप? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप जैसे लोग अब सड़कों पे उतरेंगे तो कुछ ज़्यादा ही लोग प्रभावित होंगे और मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। नहीं, अजय कौल सर से आज मैं मिली हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल तक सोचते हैं और बहुत अच्छी बात है कि हम एक साथ एक बन के, बिकॉज वी आर वन, हम एक है, हम एक भारत हम भारत का की आइडिया ही यही है कि हम सब एक हैं और हमको अगर हम जुड़ जाते हैं तो यूनाइटेड, as we get united, we are going to become a huge power, a super power in fact. So I think ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है इसमें मैं जुड़ गई, ये मेरा सौभाग्य है। जब इंडिया में कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हुई हो, चाहे वो कश्मीर में हुई हो, केरला में हो, महाराष्ट्र में हुई है, एकता मंच ने अपने तरीके से जितना हो सकता है मदद पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे लगता है कि एकता मंच का उद्देश्य ये रहा है कि ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये सभी जातीय धर्म सबसे ऊपर होता है, क्योंकि इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है। आशीर्वाद मिले ईश्वर का वाकई में बहुत एक सराहनीय और अच्छा काम है, क्योंकि जिस तरीके से कई लोगों की जान जा रही है, आज भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना असम के लोगों को करना पड़ रहा है। यही वजह है कि मुंबई की सड़कों में हज़ारों की तादाद में एक बहुत बड़ी रैली इस समय आपको देखने के लिए मिल रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ नहीं जमा हो पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक से बढ़कर एक हाथ तो जमा हो जाएंगे और जब सारे एक साथ हो जाते हैं तो कुछ भला ही होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मंदार चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, मुंबई। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारा देश उत्सवों, त्योहारों, सेलिब्रेशंस का देश है और कई सारे उत्सव लगातार अभी चल ही रहे हैं और उसमें लेकिन देश का जो सबसे बड़ा त्योहार है वो आने वाला है, यानी स्वतंत्रता दिवस। मुझे लगता है कि हर एक भारतवासी इसे उतनी ही खुशी से मनाता होगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा मुझे लगता है कि जो इस दिन सेलिब्रेट अपने अपने तरीके से ना करता हो। अब तो हर घर तिरंगा भी हो रहा है। मेरे घर में तो किसी का बर्थडे भी आता है तो हमारी डबल सेलिब्रेशन हो जाती है। बट बचपन याद आता है। मुझे बताओ कि इस दिन छुट्टी किस किस की होती थी? नहीं, हमारे स्कूल की तरफ से सेलिब्रेशन होता था और वो लड्डू मिल जाते थे हमको। हम सेलिब्रेशन के बाद लड्डू मुझे अच्छे से याद है, हमें तो व्हाइट ड्रेस में जाना होता था। केट्स जो है व्हाइट वाले, उसको अच्छे से चौक से आप एकदम अच्छे से साफ करके आप जाते थे। और उस दिन जब फ्लैग होस्टिंग होता था, प्रिंसिपल करते थे, उसके बाद हमें एक छोटा बॉक्स मिलता था जिसमें एक लड्डू, एक फ्रूटी और एक कुछ नमकीन रहता था। और कुछ प्रोग्राम्स भी होते थे, मतलब मेरे टाइम पे प्रोग्राम होते थे, फ्लैग होस्टिंग होती थी, आपको खाने के लिए फ्री में मिलता था सब कुछ, तो बड़ा मजा आता था। लेकिन हाल ही में जैसे फ्लैग होस्टिंग होती है रेड फोर्ट पे, तो वहां पे आसपास में मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैं गई थी, तो क्या उन्होंने सिक्योरिटी की हुई थी, क्या वहां पे इंतजाम हो रहे थे कि मोदी जी की स्पीच
स्पीच होगी, फ्लैग होस्टिंग होगी, तो वो काफी ज्यादा बहुत अच्छे इंतजाम उन्होंने किए हुए हैं। बिल्कुल, तो आपने सुना सबके अपने अपने भाई एक्सपीरियंस हैं, बचपन से हम सभी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और एक बार फिर देखिए, हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहर शहर तिरंगा लहराने की तैयारी हो रही है। कहीं तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं तो कहीं देश की शान हमारे तिरंगे को तैयार करने में कारीगर दिन रात जुटे हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली के सदर बाजार से, जहां तिरंगे बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। ये वही इलाका है जहां कभी फ्लैग अंकल के नाम से मशहूर शख्स तिरंगा बनाया करते थे। आज उनके परिवार ने भी इस परंपरा को उसी गर्व और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया है। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में लहराता विशाल तिरंगा भी इसी परिवार ने तैयार किया है। और खास बात यह है कि इनके हाथों से बने तिरंगे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शान से लहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर घर तिरंगा लहरा रहा है। शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। देशभक्ति के जज्बे से सराबोर ये यात्राएं भारत की एकता, अखंडता और गौरव की तस्वीर पेश करती हैं। आलम यह है कि बाजारों में तिरंगे की मांग बढ़ गई है। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश के कई शहरों में तिरंगा बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली के सदर बाजार में अब्दुल भी दिन रात तिरंगा बनाने में जुटे हैं। लहराते हुए तिरंगे को देखकर हम सब कितना खुश होते हैं, सीना जैसे गर्व से फूल जाता है। लेकिन आज हम आपको दिल्ली के सदर बाजार में एक ऐसी दुकान पर लेकर आ रहे हैं जहां पर पीढ़ियां दर पीढ़ियां तिरंगे को बनाने में, उसको तैयार करने में, उसकी सिलाई करने में लगी हुई हैं। यहाँ कहीं कपड़े की कटिंग हो रही है तो कहीं मशीनों पर सिलाई का काम चल रहा है। यानी तिरंगे की कटिंग से लेकर सिलाई, पैकिंग और सप्लाई तक हर काम पूरी रफ्तार से जारी है। आप लोग की भी बड़ी जिम्मेदारी है। फ्लैग बनाना वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी का काम है, तो किन बातों का ख्याल आप लोग रखते हैं जिसमें बनाते हैं? खासकर जो हमारा अशोक चक्र है उसमें कितनी उसकी लाइंस होंगी, कैसा चक्र होगा, सब कुछ डिसाइड करते होंगे। मेरे फादर इन लॉ हैं, फ्लैग अंकल के नाम से बहुत फेमस हैं और उन्होंने जो हमें काम सौंपा है वो काम हम लेके चल रहे हैं। जैसे आपने मेरे से सवाल करा कि हम किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं अपने फ्लैग को बनाने में, सबसे पहले मैं बताऊंगा हम पूरा ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारा जो फ्लैग है एक इसकी आन बान है, तो हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। हम इसको प्रिंटिंग में जो है पूरा ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रिंटिंग वर्क हो। आज़ादी के पर्व को देखते हुए काम की रफ्तार भी कई गुना बढ़ा दी गई है। ऑर्डर बढ़े तो कारीगरों के हाथ भी लगातार चल रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तिरंगा बनाना महज रोजगार नहीं बल्कि देश के प्रति अपने जज्बे और सम्मान को रंगों में पिरोने का एक जरिया है। तभी तो इनके बनाए झंडे देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचते हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी इस काम में चल रही है, जो कि हमने सन 1962 से मेरे पिताजी ने काम शुरू किया था। उनके साथ मेरे भैया बड़े, जिनको फ्लैग अंकल के नाम से खिताब दिया गया, अब्दुल गफ्फार ने उनका सहयोग किया। तो उसके बाद हम उनके साथ लगे। अब हमारी तीसरी जनरेशन है, हमारे बच्चे उनके साथ लगे हैं। ये तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं, इनमें करोड़ों भारतीयों का गर्व, सम्मान और देशभक्ति का जज्बा जुड़ा है। जब यही तिरंगे घरों, दुकानों और सड़कों पर लहराते हैं तो हर तरफ एक ही रंग नजर आता है, तिरंगे का रंग, हिंदुस्तान के गौरव का रंग। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की सड़कों पर आज देशभक्ति का जोश देखने को मिला। बीएसएफ, एनएसजी और दूसरे सुरक्षा बलों के जवान बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा पर निकले। हाथों में तिरंगा था और दिल में देशभक्ति का जज्बा। और जवानों की यात्रा जहां से भी गुजरी, लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत माता के जयकारों और लहराते तिरंगे के बीच जवानों ने आजादी के पर्व का संदेश दिया। ये सिर्फ बाइक रैली नहीं बल्कि देश की आन बान शान तिरंगे को सलाम करने का जज्बा था। हर घर तिरंगा कैंपेन का एक आज अलग नजारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, जब ये जवान, बीएसएफ के जवान, एनएसजी के कमांडोज तिरंगा यात्रा निकालने के लिए तैनात इस वक्त भारत मंडपम पे। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। हर कठिन से कठिन मिशन को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आज एक अलग तस्वीर, आमतौर पे लोगों से दूर एनएसजी कमांडोज, लेकिन आज भारत मंडपम पे जब तिरंगा यात्रा निकलने वाला है तो एनएसजी कमांडोज भी उसमें शामिल हो रहे हैं। आमतौर पे आप लोग पब्लिक व्यू से दूर रहते हैं, लेकिन आज बतौर एनएसजी कमांडोज
भारत का तिरंगा लेके तिरंगा यात्रा में we are involving in each and every campaign whatever given by the direction given by the Indian government. Okay, we are including our commandos, we are fighting with the terrorists, we are providing VIP securities, and apart from any campaign will be direction by the government, we are always there, sir, with the civilians. Today you will be carrying India's flag or in Tiranga Yatra. Today we are carrying India flag and one campaign will be there, Har Ghar Tiranga, and we are just came to contribute ourselves, okay, in that Har Ghar Tiranga. Okay, sir, thank you. तो जिस तिरंगे की शान के लिए एनएसजी कमांडोज लड़ते हैं, उसी तिरंगे के साथ बाइक रैली में आज शामिल होंगे और बीएसएफ के भी सारे यहाँ पे जवान दिख रहे हैं। सर, हर घर तिरंगा कैंपेन 2022 से शुरू हुआ, आप लोग हर साल शामिल होते हैं इसमें, 9 से 17 तारीख का इवेंट है। किस तरह से ये अलग छटाएं बिखेरने के लिए आप लोगोों के पास भी मौका होता है आज के दिन? देखिए, बहुत अच्छा लगता है। पहले क्या होता था तो हम 26 जनवरी 15 अगस्त में केवल एक ही दिन फहराते थे, अभी हर दिन फहरा रहे हैं। मेरे झंडे की शान जो दूर दूर तक जा रही है, काफी अच्छा लग रहा है हमें। झंडे की शान, तिरंगे की शान हर घर तक पूरे देश में पूरे साल पहुंच रही है। इस बात को लेकर खुशी बीएसएफ के जवानों में है, एनएसजी के कमांडोज में है। चलिए, खेल का मैदान आप देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसी से जुड़ा कोई शख्स है जिस पर हम बात करेंगे। तो क्रिकेट के मैदान में गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले रोहित शर्मा अब एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैदान पर विकेट के पीछे से उनका मजेदार अंदाज तो आपने खूब देखा, लेकिन अब रोहित टीवी की दुनिया में भी नजर आने वाले हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, मतलब ये क्रिकेट से सीधे टीवी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि रोहित शर्मा ना अपने आप में इतने ज़्यादा एंटरटेनिंग है ना। आप उनके फील्ड पे स्टंप माइक से वो कुछ ऐसा बोल देते हैं कि रील वायरल होने लगती है, तो वो अपने आप में एक मज़ेदार इंसान है। तो अगर कुछ ऐसा होगा तो मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा देखने बिल्कुल में। हालांकि शगुफ्ता, आपको नहीं लगता है हम हरभजन को भी टीवी पे देख सकते हैं? आई थिंक गीता बसरा के साथ वो आ चुके हैं, उनके साथ भी एज ए कमेंटेटर तो अलग बात है, या फिर एज ए गेस्ट, लेकिन गीता बसरा के साथ भी उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था। फिर सुरेश रैना ने भी अपनी वाइफ के साथ शुरू किया था। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर ये लोग आए हैं, लेकिन ये थोड़े हटके हैं, एक्साइटमेंट थोड़ा सा ज्यादा। क्यों? बहुत ज्यादा। शर्मा जी का बेटा है, अब करेगा कुछ ना कुछ तो कमाल ही। मैदान में तो कर ही चुका है, मैदान के बाहर भी रेडी है अपनी इस नई पारी के लिए। आई एम श्योर कि आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इनको देखने के लिए कि यहाँ पर क्या करते हैं। लेकिन देखिए, टेस्ट और T20 क्रिकेट को तो अलविदा कह चुके हैं रोहित शर्मा। अब सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा दिखाएंगे। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि रोहित का ये नया शो अक्टूबर में ऑन एयर हो सकता है, यानी क्रिकेट के बाद अब रोहित का कॉमेडी और एंटरटेनमेंट वाला स्टाइल आप सबको देखने को मिलेगा। गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने वाले रोहित शर्मा, क्रिकेट के मैदान पर छक्के चौकों की बारिश करने वाले रोहित शर्मा और विकेट के पीछे खड़े होकर यंगस्टर्स को बोल वचन देने वाले रोहित शर्मा। टेस्ट और T20 क्रिकेट से संन्यास के बाद अब टीवी की दुनिया में धमाल मचाने को तैयार हैं रोहित शर्मा। दरअसल सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा से जुड़ा एक प्रोमो वायरल हो रहा है, जिसे सोनी टीवी ने शेयर किया है। इस वीडियो प्रोमो में रोहित शर्मा कैमरा एंगल को हर तरह से चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कैमरामैन को अलग अलग एंगल से शूट करने के इंस्ट्रक्शंस भी देते दिख रहे हैं। वीडियो कैप्शन में लिखा है, स्टेज रेडी, कैमरा रेडी, जल्दी मिलते हैं। जानकारी के अनुसार रोहित शर्मा टीवी पर अपना खुद का रोहित शर्मा शो लेकर आ रहे हैं, जिसे द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट डेब्यू बताया जा रहा है। हालांकि अभी किसी तारीख का खुलासा हुआ नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार शूटिंग सितंबर में शुरू हो सकती है, जबकि शो अक्टूबर में ऑन एयर होने की चर्चा है। हालांकि चैनल और रोहित शर्मा ने शो से जुड़ी ज्यादा डिटेल अभी शेयर नहीं की है, जिस वजह से फैंस के बीच सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन वीडियो देखकर लग रहा है कि शो में रोहित एक एंकर या प्रेजेंटर के तौर पर नजर आ सकते हैं। ऐसे में फैंस के एक्साइटमेंट का लेवल काफी हाई हो चुका है। इससे पहले मई में शो से जुड़ा एक प्रोमो सामने आया था, जिसमें रोहित शर्मा अपने समर्थकों के साथ बातचीत करते नजर आए। इस दौरान फैंस उनसे उनका मशहूर डायलॉग कोई भी गार्डन में नहीं घूमेगा दोहराने की मांग करते हैं।
रोहित शर्मा का सेंस ऑफ ह्यूमर और उनका सहज अंदाज हमेशा से ही फैंस को लुभाता रहा है। चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर को दिया गया जवाब हो या मैदान पर साथियों के साथ मस्ती, हिटमैन का हर अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो ही जाता है। ऐसे में जब वो एक एंटरटेनमेंट शो के जरिए दर्शकों के बीच आएंगे तो मनोरंजन का डोज डबल होना तय है। यानी जो अंदाज और टाइमिंग हम अब तक क्रिकेट पिच पर देखते थे, वही बेफिक्री और मजेदार हिटमैन स्टाइल अब ड्राइंग रूम में, टीवी स्क्रीन पर भी नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 41 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 32 साल की स्पेनिश मॉडल, डांसर और लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रही जॉर्जियाना रोड्रिग्स को अपना जीवन साथी बना लिया। स्टार कपल ने अपने इंस्टा हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें दोनों के अंगूठी पहने हथेलियां नजर आ रही। बताया जा रहा है कि पश्चिमी पुर्तगाल में राजधानी लिस्बन के पास समंदर किनारे बसे शहर कास्किस में दोनों ने एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थामा है। और अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखने वाले रोनाल्डो और जॉर्जिना को लेकर फैंस को एक बार की यकीन नहीं हुआ कि वो कुछ ऐसी खुशखबरी भी दे सकते हैं। हालांकि रोनाल्डो और जॉर्जिना शादी से पहले ही माता पिता बन चुके हैं, दोनों के 5 बच्चे भी हैं। वहीं आज रोनाल्डो ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, तो वहीं एक सेल्फ मैनेजर से करोड़पति बनने का सफर जॉर्जिना का भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। ग्यारह साल तक किया एक दूसरे को डेट, 11 साल से रह रहे साथ साथ, अब एक दूजे को अंगूठी पहनाकर कहा हम हैं हमेशा साथ साथ। सोशल मीडिया पर एक दूसरे का हाथ थामे और उंगलियों में पहनी अंगूठियों की ये तस्वीर तस्दीक कर रही है कि पुर्तगाल के दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी रचा ली है, उन्हें अपनी जीवन संगनी बना लिया है। हाल ही में स्टार कपल ने अपने निजी रिश्तों को लेकर चली आ रही सालों की अटकलों पर विराम लगा दिया और पुर्तगाल के कास्केस में एक प्राइवेट सेरेमनी के दौरान एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। बताया जा रहा है कि रोनाल्डो और जॉर्जिना की इस खुशी में उनके परिवार के करीबी लोग और 5 बच्चे भी शरीक हुए। 41 साल के रोनाल्डो ने अपनी शादी को पूरी तरह से प्राइवेट रखा। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि रोनाल्डो अपने फैंस को कुछ ऐसे शादी की गुड न्यूज देंगे। हालांकि इस गुपचुप शादी की कोई और फोटो या वीडियो सामने नहीं आए हैं। रोनाल्डो और जॉर्जिना की पहली मुलाकात 2016 में हुई थी, जब जॉर्जिना गुची के एक स्टोर में काम करती थी। जनवरी 2017 में ज्यूरिख में बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में दोनों पहली बार रेड कार्पेट पर साथ दिखे। वहीं जॉर्जिना ने मॉडलिंग में एक सफल करियर बनाया और कई मशहूर फैशन ब्रांड्स के साथ काम किया। 2021 में उन्होंने अपना फैशन लेबल ओम बाय जी लॉन्च कर अपने प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को बढ़ाया। वो कई बिजनेस वेंचर्स में भी शामिल हुई, इनमें हेयर रेस्टोरेशन कंपनी इंस्पायरिया भी शामिल है। फोर्ब्स स्पेन ने पहले बताया था कि वो रोनाल्डो के साथ कंपनी की को ओनर और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों थीं। हालांकि बाद की रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2024 में उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका छोड़ दी। आज जब रोनाल्डो और जॉर्जिना का रिश्ता 11 साल पुराना हो गया है, तो इसी दौरान इस जोड़ी की 2 बेटियां अलाना और बेला हैं, जबकि रोनाल्डो के बड़े बेटे क्रिस्टियानो जूनियर और जुड़वा बच्चों इवा, मारिया और माटियो की परवरिश भी रोनाल्डो और जॉर्जिना बखूबी कर रहे हैं। बता दें कि जॉर्जिना की नेटफ्लिक्स सीरीज आई एम जॉर्जिना में रोनाल्डो ने भी स्वीकार किया था कि शुरुआत में उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि जॉर्जिना के साथ उनका प्यार इतना गहरा हो जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि जॉर्जिना ही उनकी लाइफ पार्टनर है। वहीं जॉर्जिना ने भी बड़े बेटे रोनाल्डो जूनियर के साथ बाकी 4 बच्चों को पूरे दिल से अपनाया। यही वजह भी रही कि 11 साल पुराना रोनाल्डो और जॉर्जिना का रिश्ता साल दर साल गहरा होता गया। और अब रोनाल्डो ने अपने लॉन्ग टाइम पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिग्स से शादी रचाकर फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, हम तो ये कहेंगे कि कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को इस गुड न्यूज़ के लिए। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं, अच्छी तस्वीर है, भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से सामने आई। इन दिनों एक खास मेहमान हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। ये कोई आम सुरक्षाकर्मी नहीं बल्कि हाईटेक रोबो कॉप है। प्लेटफॉर्म से लेकर स्टेशन के अलग अलग हिस्सों तक ये रोबो लगातार निगरानी करता हुआ नजर आता है।
बिल्कुल, एआई तकनीक से लैस ये रोबोट सिर्फ पहरा देने तक सीमित नहीं है। ये स्टेशन पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के साथ साथ कई जटिल काम एक साथ कर सकता है। यानी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा और निगरानी में अब इंसानों के साथ मशीन की स्मार्ट ताकत भी जुड़ गई है। चौकस निगाहें, चप्पे चप्पे पर नजर। आरपीएफ का ये रोबोट कॉप है, मुसाफिरों की सुरक्षा का हमसफर। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर तैनात ये रोबोट कॉप रेल मुसाफिरों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। आधुनिक तकनीक से लैस इस रोबोट का नाम है DSC अर्जुन। सिर पर आरपीएफ की कैप और 4 पहियों वाले रोबोटिक व्हीकल पर सवार इस एआई रोबोट को देखकर सभी की नजरें कुछ पल के लिए ठहर जाती हैं। रोबोट के बारे में जानने की उत्सुकता इतनी होती है कि लोग इसके बारे में पूछे बिना रह नहीं पाते। DSC अर्जुन के पास तैनात सिपाही मुसाफिरों को इस रोबोट की खूबियों के बारे में समझाते हैं। इस अत्याधुनिक रोबोट में 7 हाईटेक कैमरे लगे हैं। ये सभी कैमरे 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। ये रोबोट ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखता है। रेलवे ट्रैक पर उतरने वाले यात्रियों पर इसकी पैनी नजर होती है। ये रोबोट आग जैसी घटना को तुरंत भांप लेता है। किसी भी गड़बड़ी का पता चलते ही ये तुरंत अलर्ट भेज देता है। इस रोबोट को करीब 40 लाख की लागत से तैयार किया गया है। DSC अर्जुन प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग रूम और रेलवे स्टेशन की दूसरी अहम जगहों की लगातार निगरानी करता है। निगरानी के साथ ही ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए मुसाफिरों को जागरूक भी करता है। ये रोबोट ट्रेनों के आवागमन, सामान की सुरक्षा, रेलवे ट्रैक पार न करने की हिदायत के साथ लोगों को अनुशासन बनाए रखने की नसीहत भी देता है। खास बात यह है कि ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कई जटिल कामों को आसानी से पूरा कर सकता है। DSC अर्जुन रोबोट AI, कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग जैसी तकनीक से लैस है। ये रोबोट आरपीएफ के लिए फोर्स मल्टीप्लायर का रोल निभा सकता है। इसमें AI आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा है। ये रियल टाइम क्राउड एनालिटिक्स से यात्रियों की संख्या का आकलन करता है। इसकी AI तकनीक लावारिस सामानों को तुरंत पहचान लेती है। ये संदिग्ध गतिविधियों के बारे में फौरन आगाह कर सकता है। रोबोट है और ये सबके ऊपर निगरानी रखता है और जो भी क्रिमिनल या कोई भी सस्पेक्टेड आदमी है उसके अगर फिगर से अगर मैच कर जाता है तो ये सीधा हेडक्वार्टर तक वो पहुंचा देता है और लोगों को भी ये उनको बता देता है कि आपका सामान ठीक तरह से रखिए, सजा के रखिए और निगरानी में रखिए ताकि ये चोर के द्वारा कोई उसको उठा न ले जाए। रेलवे का मानना है कि DSC अर्जुन की तैनाती से रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। ये रोबोट रियल टाइम में अहम सूचनाएं जुटाकर अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े अहम फैसले लेने में मदद करता है। इसके आधुनिक तकनीक से लैस कैमरों की मदद पर किसी भी संभावित खतरे को वक्त से पहले पहचान सकता है। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने में ये रोबोट मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है और हाथियों पर अगर कहीं इस दिन का असली रंग चढ़ा है तो वो है जयपुर का आमेर हाथी गांव। आमेर किले के पास बसा ये गांव आज हाथियों की चहल पहल से गुलजार है। दरअसल आमेर का ये हाथी गांव राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में अपनी तरह का पहला ऐसा गांव है जिसे खास तौर पर हाथियों के संरक्षण और देखभाल के लिए बसाया गया था। करीब 140 बीघा में फैला ये गांव साल 2008 में शुरू हुआ था। आज यही जगह जयपुर आने वाले पर्यटकों के लिए भी खास आकर्षण बन चुकी है। लेकिन आज का दिन थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज यहाँ मेहमान इंसान नहीं बल्कि हाथी हैं और मेहमान नवाजी भी ऐसी कि देखने वाले बस देखते रह जाएं। हाथियों के लिए खास दावत सजाई गई है, तरह तरह के फल मंगाए गए हैं। कोई हाथी केले और तरबूज का स्वाद ले रहा है तो कोई अपने पसंदीदा फलों का मज़ा लेता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर से हाथियों को भी आज खास तौर पर सजाया गया है, यानी पूरा माहौल सेलिब्रेशन से कम नहीं है। तो आपको जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको बता दें चूंकि आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है और इस मौके पर आपको राजस्थान में हाथियों के इस गांव को हम दिखा रहे हैं जहां पर विशेष करके आज उनके लिए दावत सजाई गई थी। पहले तो हाथियों को सजाया गया था, उनका श्रृंगार किया गया था, उसके बाद रेड कारपेट बिछाकर उनके लिए एक तरह से बुफे लगाया गया था। बिल्कुल, देखिए इंसानों की रैंप वॉक तो आपने देखी होगी अक्सर, लेकिन ये हाथियों की रैंप वॉक करते हुए इस तस्वीर को शायद आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। लेकिन ये नज़ारा नज़र आया है जयपुर में जहां सजे धजे हाथियों की खास वॉक लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई।
वर्ल्ड एलिफेंट डे 2026 जितना खास ये दिन सुनने में है उतना खास इसको जयपुर के एलिफेंट विलेज में बनाया गया है, जहां हाथियों के लिए खास बुफे रखा गया है, उनका श्रृंगार किया गया है और उन्होंने की है रैंप। तो ये जो खास बुफे है वो इसी हाथी गांव में रहने वाले हाथियों पे, जो कि करीब 75 हाथी हैं, उनके लिए रखा गया, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स लगाए गए और उससे पहले हाथियों का श्रृंगार किया गया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है एक रैंप वॉक के जरिए। और उनमें से एक हाथी ऐसा भी है जिसका बर्थडे भी आज सेलिब्रेट किया गया, तो उसको खास बनाया गया है केक कटिंग के जरिए, जो ये दिखाता है कि जितना खास एक मनुष्य जीवन है उतना ही खास ये पशुओं का, जानवरों का जो जीवन है वो है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए इनका बर्थडे और वर्ल्ड एलिफेंट डे इस जयपुर के हाथी गांव में मनाया गया। कैमरामैन मनोज के साथ उत्तम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर। देखिए, हाथियों का जश्न केवल जयपुर में ही नहीं चल रहा है, बल्कि दुनिया भर में हाथियों के साथ का सेलिब्रेशन चल रहा है। इस मौके पर चलिए आपको दिखाते हैं कि चीन के यूनान प्रांत की कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें। यहाँ एशियाई हाथियों का एक बड़ा बसेरा है। यहाँ की एक सिटी का जियांगचेंग काउंटी हाथियों की गतिविधियों का प्रमुख इलाका है। ये तस्वीरें वहीं की हैं। जब हाथियों के बीच लोग कैमरे के साथ पहुंचे तो कैमरे में हाथियों की जिंदगी के कई दिलचस्प रंग कैद हुए। कहीं हाथियों का झुंड गांव और खेतों के बीच आराम से टहलता नजर आया, तो कहीं हाथी खेतों में मक्का खाते दिखाई दिए। और सबसे प्यारा नज़ारा था नन्हे हाथियों का, जो कीचड़ में लेटते खेलते खूब मस्ती करते नजर आए। और तस्वीरें इंसानों और हाथियों के बीच खूबसूरत तालमेल और साथ रहने की कहानी बयां करती हैं। क्रोएशिया में भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों ने ऐसा रास्ता चुना जिसे देखकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। क्रक द्वीप के पुनात में लोग समुद्र में तैरने नहीं बल्कि समुद्र की तलहटी में चलने के लिए पहुंचे। और यहाँ खास हेलमेट पहनकर पर्यटक 3 मीटर नीचे उतरे और करीब 20 मिनट तक समुद्री दुनिया का कैसे इन लोगों ने लुत्फ उठाया, इन तस्वीरों में देखिए। यूरोप में इस समय रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर चल रहा है। फ्रांस, स्पेन, इटली और क्रोएशिया जैसे देशों में तापमान काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में क्रोएशिया में भीषण गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों ने नायाब रास्ता चुना है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। क्रोएशिया में पर्यटकों ने गर्मी को मात देने का जो तरीका निकाला वो वाकई गजब है। यहाँ लोग समुद्र में सिर्फ तैरने नहीं बल्कि समुद्र की तलहटी में टहलने उतर गए। क्रोएशिया के क्रक द्वीप पर पर्यटक गर्मी से राहत पाने के लिए समुद्र की तलहटी पर सैर कर रहे हैं। वहाँ समुद्र किनारे बनाए गए एक अंडर वाटर पार्क में पर्यटक खास तरह के एयर सप्लाई हेलमेट पहनकर पानी के अंदर कूल वॉक करते दिखे। करीब 20 मिनट तक उन्होंने पानी के अंदर की दुनिया को करीब से देखा, जहां पर्यटकों ने मछलियों को अपने हाथों से खाना भी खिलाया, साथ ही मछलियों को छुआ भी। पर्यटकों को हेलमेट की मदद से उन्हें समुद्र की सतह के नीचे भी सामान्य रूप से सांस लेने में कोई परेशानी नहीं हुई। हवा की सप्लाई वाला हेलमेट सांस लेने में मदद करता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस रोमांच के लिए आपको प्रोफेशनल डाइवर होने की जरूरत नहीं, बल्कि ट्रेनर उन्हें इस सैर पर लेकर जाते हैं। गर्मी से राहत के साथ साथ ये अनुभव पर्यटकों को समुद्र की दुनिया से रूबरू करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चाय पर चर्चा जारी है, आप रहिए हमारे साथ। गर्मी से बचने के लिए आपने अब तक एसी, कूलर और पहाड़ों का रुख करते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन चीन ने अपने शहरों में गर्मी से निजात पाने का रास्ता ढूंढ लिया है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर चीन के जिलिन शहर की है। यहाँ गर्मी से परेशान लोग किसी पहाड़ी इलाके में नहीं बल्कि एक इंडोर स्की रिजॉर्ट पहुंच रहे हैं। बाहर मौसम गर्म, लेकिन अंदर चारों तरफ बर्फ, बर्फीली पगडंडियां और पेड़ों पर जमी सफेद परत। देखिए, समझ लीजिए शहर में बाहर गर्मी का सितम है और अंदर सर्दियों जैसा एहसास है। कभी सिविल डिफेंस प्रोजेक्ट रही इस जगह को अब साल भर चलने वाले क्रॉस कंट्री स्की रिजॉर्ट में बदल दिया गया है।
जहां गर्मियों में लोग कूल माहौल का मजा लेते हैं और सर्दियों में स्कीइंग का रोमांच। यानी चीन में गर्मी को मात देने का अंदाज भी कुछ ऐसा है कि पारा बढ़ा तो लोग बर्फ की शरण में पहुंच गए। चाय चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल शाम 5 बजे होगी मुलाकात चाय पर।